आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। अभी हमारा फंडामेंटल राइट ही चल रहा है, फंडामेंटल राइट्स। आज पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर 12, जिसमें बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 17 से लेकर के आर्टिकल 19 तक की इसमें बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। आज हम लोग क्या बात करेंगे? आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 19। ये 3 आर्टिकल के बारे में हम लोग बेसिक आइडिया लेंगे, या फिर हो सकता है अगर कंप्लीट हो सके तो आज कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे समाज में हमेशा ये क्लैश चला है किसके किसके बीच में? कस्टमरी राइट, कस्टमरी राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में। ये हमेशा क्या चला है? इन दोनों के बीच में क्लैश चला है। क्लैश कहने का मतलब है कि कस्टमरी राइट, बहुत सारे लोग कस्टमरी राइट को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को फॉलो कर रहे हैं। जो कस्टमरी राइट फॉलो कर रहे हैं वो इसको फॉलो नहीं करना चाहते, और जो ये फॉलो कर रहे हैं वो इसको फॉलो नहीं करना चाहते। ठीक है, तो यहीं से एक वर्ड आया, यहीं से वर्ड आया नॉर्म्स का, नॉर्म, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाँ, नॉर्म बोल सकते हैं। क्या बोले? यहीं से आया नॉर्म का वर्ड। यहीं से जब नॉर्म का वर्ड आया तो नॉर्म मतलब क्या हो गया? नॉर्म मतलब हो गया रीति रिवाज। रीति रिवाज, रीति रिवाज का मतलब है कि कस्टमरी राइट में क्या था? पहले कस्टमरी राइट में क्या था? 15वीं सेंचुरी में चाइल्ड मैरिज था। 15वीं सेंचुरी में चाइल्ड मैरिज था। और अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में उसको क्या बदल दिया गया है? अब उसको चाइल्ड मैरिज को हटा करके अलग कुछ चीज़ें बना दी गई है। तो कहने का मतलब है कि पहले के लोग कस्टमरी राइट्स में कुछ रीति रिवाज मानते थे, जैसे सबरीमाला वुमेन एंट्री बैन। कस्टमरी राइट में एक और था क्या? सबरीमाला वुमेन एंट्री बैन। मीन्स क्या था कि सबरीमाला टेम्पल में क्या था कि वुमेन का एंट्री बैन था। किस किस एज के? एंट्री बैन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ फ्रॉम 14 to 45 एज के वुमेन जो थे वो एंट्री नहीं ले सकते थे सबरीमाला वुमेन केस में। क्यों ये ऐसा था? ये क्या चल रहा था? ये कस्टमरी राइट चल रहा था। उस टाइम पे क्या चल रहा था आपका? ये सारी चीज़ें कस्टम चल रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? एक ग्राउंड नॉर्म की तरफ आए। ग्राउंड नॉर्म क्या है? ग्राउंड नॉर्म का कहने का मतलब है द पार्टिकुलर लॉ इज द सोर्स ऑफ ऑल लॉ इन द कंट्री। मीन्स बहुत सारे लोग ऐसा क्या करते थे? बहुत सारे लोग कस्टमरी राइट को मान रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को मान रहे हैं। इसलिए क्या टर्म आया? इसलिए टर्म आया आपका ग्राउंड नॉर्म। क्या टर्म आया? ग्राउंड नॉर्म। अब ग्राउंड नॉर्म का क्या मतलब है? ग्राउंड नॉर्म का मतलब है ये ऐसा लॉ होगा जो कि सभी नियम का सोर्स होगा। मीन्स ये एक ऐसा नियम होगा जो कि सभी नियम का सोर्स होगा एक देश में। ठीक है, सिमिलरली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैपेंस टू बी द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड एंड हैज सुप्रीम लीगल अथॉरिटी। देखिए अब क्या हुआ? ये ग्राउंड नॉर्म जब आया, ग्राउंड नॉर्म आया तो इसमें क्या बोल दिया गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाईएस्ट लॉ होगा इस धरती पे। मतलब इस पृथ्वी पे क्या होगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा? वो हाईएस्ट लॉ होगा और सबसे सुप्रीम लीगल अथॉरिटी होगा। मीन्स आपको अलग अलग कस्टमरी राइट मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको? जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई है वही क्या होगा? वही सुप्रीम होगा, वही सुप्रीम लीगल अथॉरिटी होगा। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल अदर लॉ बिकॉज एवरी अदर लॉ हैज टेकन बर्थ फ्रॉम इट। मीन्स क्या बोल दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबकी सब कानून की जननी होगी। क्यों जननी होगी? क्योंकि एवरी अदर लॉ हैज टेकन बर्थ फ्रॉम इट। प्रत्येक लॉ ने क्या किया है? इससे जन्म लिया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मानना पड़ेगा आपको? सुप्रीम लीगल अथॉरिटी मानना पड़ेगा। ठीक है, अब ग्राउंड नॉर्म कौन हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, सेकेंडरी नॉर्म क्या आ जाएगा?
अदर लॉ लाइक भारतीय न्याय संहिता, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये सब क्या है, ये सब आपका सेकेंडरी नॉर्म। टर्सरी लॉ में क्या हो जाएगा, टर्सरी लॉ में होगा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। टर्सरी लॉ में क्या हो सकता है आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जैसे कि क्या क्या, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। दिस नॉर्म इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर लॉ। ये जो नॉर्म होगा, ग्राउंड नॉर्म जो होगा, वो किसी दूसरे लॉ पे डिपेंडेंट नहीं होगा। पहले क्या था, पहले कस्टमरी राइट में क्या था, कस्टमरी नॉर्म में क्या था, कस्टमरी लोग क्या कर रहे थे, कस्टम को मान रहे थे, मीन्स वो कस्टम के अनुसार चल रहे थे, हमको इसी रीति रिवाज के साथ चलना है। तो कोई नियम ऐसा नहीं था जो कि सबसे सुप्रीम हो, जो जैसे जिससे सबका जो कस्टम मानना था उसी तरीके से मान रहे थे, ठीक है। रेदर इट वैलिडेट्स द इंटायर लीगल फ्रेमवर्क बीनीथ इट। मीन्स कहने का मतलब है कि जो ग्राउंड नॉर्म है, ये ग्राउंड नॉर्म सबसे ऊपर रहेगा, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, और ये क्या करेगा, इंटायर लीगल फ्रेमवर्क इसके नीचे होगा। जो भी लीगल फ्रेमवर्क होगा, ये पूरा लीगल फ्रेमवर्क इसके नीचे होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म के नीचे होगा। द हायरार्की ऑफ नॉर्म्स ऑपरेट्स अंडर दिस प्रिंसिपल। मीन्स जो भी हायरार्की होगा वो इसी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, जो भी नियम का हायरार्की होगा वो इसी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा या ऑपरेट किया जाएगा। Where each law or norm is controlled by a superior law until it reaches the ground norms. Means प्रत्येक लॉ और प्रत्येक नॉर्म को कौन कंट्रोल करेगा, एक सुपीरियर लॉ कंट्रोल करेगा, जब तक कि वो ग्राउंड नॉर्म पे नहीं पहुंच जाता। मीन्स ग्राउंड नॉर्म में क्या होगा, ग्राउंड नॉर्म सबसे सुपीरियर होगा। सबसे सुपीरियर कौन होगा, ग्राउंड नॉर्म होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 17 पे। किस पे आएंगे, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या कहता है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब इसमें क्या कहता है, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको कौन एबोलिश करता है, वो क्या एबोलिश करता है, अनटचेबिलिटी को। अब देखिए, अनटचेबिलिटी का कहने का मतलब है कि आप अनटचेबिलिटी कैन बी डन बाय वेरियस वे। अनटचेबिलिटी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ छुआछूत से ही अनटचेबिलिटी हो रहा था, अनटचेबिलिटी बहुत तरीके से हो रहा था। जैसे कि किसी एक्शन में हो गया अनटचेबिलिटी, किसी एक्शन के थ्रू दिख गया आपको अनटचेबिलिटी, ठीक है, किसी मेंटलिटी के थ्रू अनटचेबिलिटी दिख गया, कोई मेंटलिटी के थ्रू अनटचेबिलिटी कर रहा है, कोई स्पीच के थ्रू अनटचेबिलिटी कर रहा है, कोई एक्सप्रेशन के थ्रू, और जो आपका कास्ट के थ्रू है वो तो कास्ट सर्टिफिकेशन के थ्रू कर रहा है, ठीक है। तो इन सब कारण से क्या कर रहा है, इन सब कारण से क्या कर रहा है, अनटचेबिलिटी लोग कर रहे हैं, चाहे वो जान के कर रहे हैं चाहे वो अनजान में कर रहे हैं। अब मान लिया जाए, अब देखिए, अब हम हमारे घर में ही देख लेते हैं या आस पड़ोस में ही देख लेते हैं कि हमारे लिए जो खाना बनता है वो तो ठीक बात है, वो हमें क्या मिलता है, वो हमारे घर वाली थाली में मिलता है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरे लोग आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मीन्स उनके लिए क्या करते हैं कि अपने घर की थाली को नहीं यूज़ करके क्या करते हैं, हम लोग कोई दूसरी थाली को यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो, घर की थाली बचा रहे। कहने का मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो किसी एक्शन के थ्रू हो रहा है, या किसी मेंटलिटी के थ्रू हो रहा है, या किसी स्पीच के थ्रू आप अनटचेबिलिटी कर रहे हैं, या किसी एक्सप्रेशन के थ्रू, या कास्ट तो हम लोग जानते हैं कि कास्ट के थ्रू अनटचेबिलिटी है ही, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अनटचेबिलिटी का क्या मतलब है, अनटचेबिलिटी का मतलब है कि किसी भी फॉर्म में अगर अनटचेबिलिटी हो रहा है उसको ही हटाना है, उसको ही क्या करना है, रिमूव करना है। मीन्स क्या है, अनटचेबिलिटी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, पार्लियामेंट हैज ऑथोरिटी टू इंश्योर दैट सच प्रैक्टिसेस आर पनिश्ड। ये सारे प्रैक्टिस को क्या करना है, पनिश्ड करना है। मीन्स आर्टिकल 17 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में अगर वो प्रैक्टिस हो रही है उसको फॉरबिडन करना है नियम के साथ, कानून के साथ, कानून के द्वारा उसको क्या करना है, फॉरबिडन करना है, चाहे वो अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में हो रहा हो। ये क्या है, ये एब्सोल्यूट राइट है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब
अगर अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में हो रहा है तो उसको क्या करना है, उसको सजाए मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो जैसे भी किसी भी रूप में कर रहा हो, चाहे वो छुआछूत के रूप में कर रहा हो, चाहे वो बोल के कर रहा हो, चाहे वो एक्सप्रेशन से के साथ कर रहा हो, मेंटलिटी के साथ कर रहा हो, वो कुछ कास्ट के साथ कर रहा हो, तो मीन्स क्या है, वो एब्सोल्यूट राइट है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप अनटचेबिलिटी कर रहे हैं तो आपको वो सज़ा मिलेगा। इट इज़ अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन्स एज वेल, मीन्स ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे सिटीजन्स के साथ ही ऐसा है, आप दूसरे जगह से भी जो लोग आए हैं उसके साथ भी अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, ठीक है। इट इम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इंश्योर दैट सच प्रैक्टिसेस आर पनिश्ड, हेंस आर्टिकल 17 डज नॉट डिफाइन अनटचेबिलिटी। देखिए अनटचेबिलिटी को क्या किया गया है, आर्टिकल 17 में कोई डिफिनेशन नहीं है, कोई डेफिनेट डेफिनेशन अनटचेबिलिटी का नहीं है। किसी भी फॉर्म में अगर आप अनटचेबिलिटी कर रहे हैं तो मतलब आप किसके भागी हैं, आप पनिशमेंट के भागी हैं, आप किसके भागी हैं, या अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है, एक क्राइम है। टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस पार्लियामेंट इम्प्लीमेंटेड, इस प्रैक्टिस को स्टॉप करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया, पार्लियामेंट ने इम्प्लीमेंट किया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 एम्ड एट प्रिवेंटिंग एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के बेस्ड पे हम किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, या डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या बनाया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 डिजाइन टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC एंड ST। एट्रोसिटीज को प्रिवेंट करने के लिए SC और ST के अगेंस्ट हमने क्या डिजाइन किया था, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। देखिए इसमें क्या बोलता है, मैनुअल स्कैवेंजर्स का क्या मतलब है कि हम क्या करते थे पहले, 2013 से पहले क्या करते थे कि जो भी गटर था या जो भी ड्रेनेज सिस्टम था उसको किससे साफ़ करवाते थे, उसको मैनुअली साफ़ करवाते थे। और उसको साफ़ करने वाला कौन होता था, उसको साफ़ करने वाला आपका जो लो कास्ट के लोग हैं वो होते थे। तो इसके कारण क्या होता था कि बहुत सारे गैस के कारण, मीन्स गटर में जितने भी गैस फॉर्म हो रहे हैं उस गैस के कारण या कभी चोक के कारण वो क्या हो जा रहे थे, उसकी लाइफ वहीं पर समाप्त हो जा रही थी। तो कहने का मतलब है कि आप क्या कर रहे थे, आप मैनुअल स्कैवेंजर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इस एम्प्लॉयमेंट को, मैनुअल स्कैवेंजर्स को एम्प्लॉयमेंट को क्या कर दिया गया, 2013 में क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स के थ्रू जो एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी वो क्या कर रहे थे, उसको बैन कर दिया गया। एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 एड्रेस द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेट्स दोज इन्वॉल्व इन सच वर्क्स। मीन्स इन तरह के वर्क में जो भी इन्वॉल्व थे उनको क्या कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस केसेस हैज हेल्ड दैट गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू रिमूव अनटचेबिलिटी फ्रॉम सोसाइटी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केस में ये बोला कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बंधा हुआ है कि क्या करना है, हमें सोसाइटी से अनटचेबिलिटी को रिमूव करना है, छुआछूत को रिमूव करना है। इन द एशियड विलेज केस 1982 द कोर्ट हेल्ड दैट mistreating scheduled caste works and paying them less salary would amount to untouchability। देखिए एशियड विलेज गेम 1982 में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने ये बोला कि आप जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो वर्कर लेके आए हो और उसको लेस सैलरी डाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप उनके साथ क्या कर रहे हो, अनटचेबिलिटी कर रहे हो। पेइंग देम लो वेजेज ड्यूरिंग द एशियन गेम्स, मीन्स एशियन गेम के समय में उनको लो वेजेज मिल रहे थे, मतलब बहुत कम वेजेज मिल रहे थे, ठीक है। तो एशियड विलेज केस 1982 द कोर्ट हेल्ड दैट मिसट्रीटिंग शेड्यूल्ड कास्ट वर्कर्स एंड पेइंग देम लेस सैलरी वुड अमाउंट टू अनटचेबिलिटी। आपने क्या किया, आपने SC ST लोगों को लेके आया, एशियड विलेज केस 1982 में क्या किया, एशियन गेम के थ्रू में क्या हुआ कि आपने क्या किया, आपने शेड्यूल्ड कास्ट से ST से क्या किया, वर्क स्टैंड को लाया, मीन्स वर्कर्स को लाया और उसको क्या किया, आपने लेस सैलरी पे किया या लेस अमाउंट पे किया। इसका मतलब है कि आपने क्या किया, आपने अनटचेबिलिटी किया। इन द अप्पा बालू केस में क्या था, इन द अप्पा बालू केस द कोर्ट हेल्ड दैट अनटचेबिलिटी इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। अप्पा बालू केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला कि अनटचेबिलिटी क्या है, एक क्रिमिनल, अनटचेबिलिटी क्या है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अनटचेबिलिटी क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्राइम कर रहे हो। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप
क्राइम कर रहे हो, ठीक है। अनटचेबिलिटी का मतलब है कि आप क्राइम कर रहे हो। इन द सबरीमाला केस द कोर्ट हेल्ड दैट नॉट अलाउइंग वुमेन बेस्ड ऑन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन टेम्पल्स इज अनटचेबल। देखिए सबरीमाला केस में क्या हुआ, सबरीमाला केस टेम्पल है, उसमें उस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला कि आप जो वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मीन्स क्या कर रहे हो, एज कितने एज ग्रुप के लोगों को बैन कर रहे हो, एज बिटवीन 14 to 45। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो भगवान बैठे हैं सबरीमाला केस में, सबरीमाला टेम्पल में, तो वो क्या है, वो ब्रह्मचर्य रूप में बैठे हैं, ठीक है। तो जब ब्रह्मचर्य रूप में बैठे हैं तो वहाँ पर क्या बैन कर दिया गया था, जो भी महिला मेंस्ट्रुअल फेज में है या मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले फेज में है, वो क्या हो सकता है, वो यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, वो इस टेम्पल में क्या कर सकते हैं, आप एंटर नहीं कर सकते। तो उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप क्या कर रहे हैं, आप छुआछूत कर रहे हैं, आप अनटचेबल को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। इन द स्टेट ऑफ गुजरात द कोर्ट हेल्ड दैट प्रैक्टिसिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग इज ए वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। देखिए इस गुजरात स्टेट में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला कि आप क्या कर रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग अगर करवा रहे हैं, मीन्स आप गटर या नाला क्या करवा रहे हैं, अगर मैनुअली साफ करवा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, आप ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आर्टिकल 17 की बात होगी, ये आर्टिकल 17 थे क्या, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब आर्टिकल 18 क्या है, आर्टिकल 18 है आपका, आर्टिकल 18 है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। मीन्स क्या करेंगे, हम टाइटल को एबोलिश करेंगे ताकि क्या हो, देखिए टाइटल्स का क्या मतलब था, ब्रिटिश टाइम पे टाइटल का मतलब था कि उसको टाइटल से जाना जाता था कि कौन सा अपर कास्ट है और कौन सा लोअर कास्ट है। जैसे में क्या क्या था, खान बहादुर, राय बहादुर, जमींदार, ये सब क्या था, ये सब टाइटल था। तो क्या करना है, आर्टिकल 18 के थ्रू क्या करना है, उसको टाइटल को हटाना है, आप टाइटल को यूज नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 किसके बारे में बात करता है, टाइटल्स के एवोल्यूशन के बारे में बात करता है। द टाइटल्स आर बेसिकली यूज्ड और गिवन टू डिफरेंशिएट बिटवीन द अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखिए टाइटल किसके बारे में बात करता है, टाइटल बात करता है आपका अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की, आप क्या है, कौन लोग अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में है और कौन लोग लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में है, ठीक है। टाइटल का मतलब यही होता है, इसलिए आर्टिकल 18 के थ्रू क्या करना है, आपको उस टाइटल को प्रैक्टिस नहीं करना है, उस टाइटल को क्या करना है, एबॉलिश करना है, ठीक है। दिस क्रिएटेड इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव थ्रू आर्टिकल 18। मीन्स यही टाइटल क्या करता है, सोसाइटी में, समाज में क्या करता है, इनइक्वालिटी को फैलाता है, इनइक्वालिटी को बनाता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कर दिया गया, आर्टिकल 18 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में इसको टाइटल्स को रिमूव कर दिया गया। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 क्या कहता है, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। देखिए अब आर्टिकल क्लॉज 1 में क्या है, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में क्या है, एबोलिशेस टाइटल्स ऑफ सिटीजन्स और फॉरेन्स बट अलाउ मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। देखिए आप मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सिटीजन्स का या किसी भी फॉरेनर्स का क्या कर सकते हैं, टाइटल्स को एबॉलिश कीजिए, लेकिन आपका जो एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, जैसे किसी में डॉक्टर लगा हुआ है, किसी में प्रोफेसर लगा हुआ है, किसी में और भी कुछ लगा हुआ है, तो क्या है, किसी में इंजीनियर लगा हुआ है, ठीक है, किसी में सीए लगा हुआ है, तो ये क्या है आपका एकेडमिक डिस्टिंक्शन है। आप क्या कर सकते हैं, आप एकेडमिक डिस्टिंक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे मिलिट्री की बात है, मिलिट्री में जो रैंक मिला हुआ आपको, उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, आप कोई टाइटल्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 क्या कहता है, प्रोहिबिट्स इंडियन सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। मीन्स आप कोई भी टाइटल फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप कोई भी टाइटल अगर फॉरेन स्टेट आपको दे रहा है, आप क्या करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 वाज इम्प्लीमेंटेड टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंश्योर लॉयल्टी विद द स्टेट। देखिए अब क्या बात हुआ, आर्टिकल 18 क्लॉज 2 क्यों बनाया गया, आर्टिकल 18 क्लॉज 2 इसलिए बनाया गया कि आप मान लिया जाए आप किसी स्टेट से कोई टाइटल ले रहे हो, जैसे आप पाकिस्तान से ले रहे हो शान पाकिस्तान, ठीक है,
तो आप पाकिस्तान से ले रहे शान पाकिस्तान, तो एक तो वो इनेमी देश है। अब वो इनेमी देश है, अब कहने का मतलब है कि अगर वो इनेमी देश है तो आप क्या हो जाओगे, आप उसके थ्रू, उसके मीन्स अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 18 क्लॉज 2 आप क्या हो जाओगे, उसके हमारे से ज़्यादा वहाँ के लॉयल हो जाओगे। क्यों लॉयल हो जाओगे? क्योंकि उसने आपको टाइटल दिया है या उसने आपको अच्छी तरीके से ट्रीट किया, तो आप अपने देश से ज़्यादा उस देश के लॉयल हो जाओगे। अब जो फ्रेंडली स्टेट है वहाँ से आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप टाइटल रिसीव कर सकते हो, लेकिन हाँ आप जो इनेमी स्टेट है वहाँ से टाइटल रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 क्या कहता है, अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 18 क्लॉज 3। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 क्या कहता है, स्टेट दैट नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया shall while he holds any office of profits or trust under the state except without the consent of president any title from any foreign state। अब देखिए, अगर कोई आदमी ऐसा है जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है, अगर कोई आदमी ऐसा है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है और वो क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट और ट्रस्ट किसके अंदर है, वो इंडिया में आकर के काम कर रहा है या इंडिया से सैलरी ले रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि वो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट से कोई भी फॉरेन स्टेट से क्या कर सकता है, कुछ भी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए आर्टिकल 18 क्लॉज 3 क्या कहता है, आर्टिकल 18 क्लॉज 3 का कहने का मतलब है कि अगर कोई आदमी इंडिया का सिटीजन नहीं है और वो इंडिया में आकर के काम कर रहा है, इंडिया से प्रॉफिट ले रहा है, इंडिया से क्या कर रहा है, इंडिया में आकर के जॉब कर रहा है, इंडिया में आकर के कंपनी खोल रखा है, ठीक है, तो आप बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट से आप दूसरे देशों से क्या कर सकते हो, कुछ भी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 3 कहता है। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 कहता है। आर्टिकल 18 क्लॉज 4 क्या कहता है, आर्टिकल 18 क्लॉज 4 कहने का मतलब है स्टेट्स दैट नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शेल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोलमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। देखिए, अब जो पर्सन कोई भी ऑफिस में प्रॉफिट और किसी भी स्टेट में क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है या इंडियन गवर्नमेंट से प्रॉफिट का काम कर रहा है, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट मीन्स अगर मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, ठीक है, आप कहीं घूमने गए, अब वहाँ पर आपको बुला करके कोई अवार्ड दे दिया गया, तो वो अवार्ड लेने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेसिडेंट के कंसेंट लेना पड़ेगा और बिना आप प्रेसिडेंट के कंसेंट से क्या कर सकते हो, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई प्रेजेंट्स हो, कोई इमोलमेंट हो या किसी भी तरह का गिफ्ट हो, आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 18 क्लॉज 4 का कहता है। अब आता है व्हाट आर नॉट टाइटल्स। अब टाइटल्स क्या नहीं है, अब जो टाइटल्स नहीं है उसी को मानना है। ठीक है। इन द बालाजी राघवन केस 1995 में क्या हुआ, कोर्ट हेल्ड दैट भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री आर नेशनल अवार्ड्स एंड नॉट टाइटल्स। मतलब बालाजी राघवन केस में 1995 में क्या हुआ कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये सब क्या है, ये सब नेशनल अवार्ड है, ये कोई टाइटल नहीं है। ठीक है, इसलिए 2019 में गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंस दैट दे कैन नॉट बी यूज एज प्रीफिक्स और सफिक्स टू एनीवन्स नेम। मीन्स आप ये नहीं कह सकते कि पद्म विभूषण इस जो भी जिनको भी पद्मश्री या पद्म विभूषण मिला है, आप उनको नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। हाँ, आप कहीं इंट्रोडक्टरी स्पीच देने के लिए जा रहे हैं या आपका कहीं अचीवमेंट गिनाया जा रहा है, तो वहाँ आप इसका यूज कर सकते हो। आप डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते कि हाँ ये पद्म विभूषण है, या आप उसको सफिक्स नाम के आगे या नाम के पीछे उन चीज़ों को नहीं लगा सकते, क्योंकि ये टाइटल्स नहीं है, ये क्या है, ये आपका नेशनल अवार्ड्स है। ठीक है। एकेडमिक डिस्टिंक्शन लाइक PhD, प्रोफेसर्स, मिलिट्री डिस्टिंक्शन लाइक जनरल, एडमायरल्स आर परमिसेबल। मीन्स आपका जो एकेडमिक डिस्टिंक्शन है उसको आप यूज कर सकते हो, जैसे PhD हो गया, जैसे डॉक्टर हो गया, जैसे इंजीनियर हो गया, जैसे प्रोफेसर हो गया, जैसे मिलिट्री में हो गया मिलिट्री डिस्टिंक्शन लाइक जनरल, एडमायरल, ये सब क्या है, ये सब परमिसेबल है, आप इसको यूज कर सकते हो। इंटरनेशनल अवार्ड्स लाइक द नोबेल प्राइज, मेगास्के अवार्ड्स एंड मेरिट्स एंड ये सब क्या है, ये सब मेरिट्स है, ये टाइटल नहीं है। हेंस आर्टिकल 18 इंश्योर्स इक्वालिटी इन सोसाइटी बाय एबोलिशिंग द टाइटल। इसलिए आर्टिकल 18 क्या इंश्योर कर रहा है, इक्वालिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में इक्वालिटी बना रहे, ताकि कैसे, टाइटल को एबोलिश करके, मीन्स टाइटल को यूज नहीं करके। ठीक है, ये है आपका, इस तरीके से क्या हो रहा है
इस तरीके से आप हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब देखिए तोश खाना। तोश खाना क्या है? तोश खाना है आपका कि जो भी चीज़ें आपको मिल रही है, जो भी चीज़ें आपको मिल रही है वो करना है, वो क्या करना है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ट्रेजरी होता है। तोश खाना क्या है? तोश खाना एक ट्रेजरी हाउस है। मीन्स जो भी अवार्ड है आप, मीन्स अगर गवर्नमेंट के थ्रू आप कोई दूसरे देश जा रहे हो, या गवर्नमेंट के थ्रू आप, जैसे IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, आप बाहर जाकर के काम करते हो, दूसरे देश में फ़ॉरेन में जाकर के काम करते हो। अब जब आप फ़ॉरेन में जाकर के काम करते हो, वहाँ आपके काम से अगर किसी ने अवार्ड दिया, वो अवार्ड को क्या करना है, वो अवार्ड को आपको घर लेके नहीं जाना है, वो अवार्ड को क्या करना है, वो अवार्ड को आपको कहाँ रखना है, ट्रेजरी ऑफिस में रखना है, तोश खाना में रखना है। और वो किसके अंदर आता है? वो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विच मेंटेन्स द एक्सेप्शनल गिफ्ट्स और गिफ्ट्स एबव 500 रुपीज़ रिसीव्ड बाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और डिग्निटरीज एब्रोड। मीन्स जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो भी डिग्निटरीज बाहर में हैं, अगर वो एक्सेप्शनल गिफ्ट्स जो कि 5,000 रुपये से ऊपर में है, उसको क्या करना है, उसको जमा करवाना, उसको घर लेके नहीं जाना, उसको क्या करना है, उसको जमा करवाना है कहाँ, ट्रेजरी ऑफिस में तोश खाना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। ठीक है, करंट प्रैक्टिस अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है एनी पर्सन गेटिंग द वैल्यूएबल ड्यूरिंग द ऑफिशियल विजिट हैज़ टू डिक्लेयर द गिफ्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मीन्स अगर कोई पर्सन को क्या मिल रहा है, कोई वैल्यूएबल गिफ्ट मिल रहा है या ऑफिशियल विजिट पे है, अगर उसको गिफ्ट के लिए डिक्लेयर किया गया है, उसको कहाँ देना है, उसको सबसे पहले सूचित कहाँ करना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में उसको इन्फॉर्मेशन देना है कि हाँ हमें ये गिफ्ट मिला है, जो हमें क्या करना है, इसको सबमिट करना है। ठीक है, इफ़ ए वैल्यूएबल गिफ्ट इज लेस देन 500, अगर वो जो वैल्यूएबल गिफ्ट है अगर 5,000 से कम है, देन ही और सी कैन रिटेन इट, तब वो क्या कर सकता है, उसको रिटेन कर सकता है या रख सकता है। और अगर वो गिफ्ट 5,000 से ज़्यादा है, देन ही और सी कैन परचेज इट एट डिस्काउंट प्राइस, तब अगर उनको चाहिए तो वो क्या करना है, उसको परचेज करना है। अगर मान लीजिए वो गिफ्ट 5,000 से कम के हैं तो आप रख सकते हैं अपने घर में, लेकिन हाँ इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास जाना चाहिए। अगर वो 5,000 से ज़्यादा का गिफ्ट है तो आपको क्या करना है, अगर आपको चाहिए तो आप उसको खरीद सकते हैं डिस्काउंट प्राइस पे। ठीक है, इफ़ नॉट रिटेंड, अगर उसको नहीं रखना चाहते हैं तो इसको या तो ऑक्शन किया जाएगा या उसको प्रिजर्व किया जाएगा नेशनल हेरिटेज के लिए। ठीक है, अगर वो रिटर्न नहीं हो रहा है तो वो या तो एक ऑक्शन किया जाएगा या उसको प्रिजर्व किया जाएगा नेशनल हेरिटेज के रूप में। इट इज़ रेगुलेटेड बाय ऑल इंडिया सर्विस रूल। ये किससे रेगुलेटेड होता है, ये जो गिफ्ट वगैरह का जो बात है ये किससे रेगुलेटेड होता है, ऑल इंडिया सर्विस रूल्स एंड FCRA एक्ट 2010। किसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है, ऑल इंडिया सर्विस रूल एंड FCRA एक्ट, ऑल इंडिया सर्विस रूल और FCRA एक्ट के थ्रू इसको माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग राइट टू फ्रीडम के ऊपर, आर्टिकल 19। किसके ऊपर आते हैं हम लोग, आर्टिकल 19। वो हमारा बात हो गया आर्टिकल 18 तक। अब आते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम। इट इज़ द मोस्ट फ्रेजाइल राइट, ये सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल राइट्स है। मीन्स सब इतना सारा जो राइट्स है ये सब में से ये फ्रेजाइल राइट है। ऑटोमेटिक सस्पेंशन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम में क्या होगा, ये ऑटोमेटिक सब चीज़ सस्पेंड हो जाएगा। मीन्स इसमें ये राइट्स क्या है, ये सारे राइट्स क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे इमरजेंसी के टाइम पे। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट सिटीजन्स इन कंट्रीज शेल हैव, आर्टिकल 19 क्या इंश्योर करता है कि उसके देश में जो भी लोग रह रहे हैं उसको क्या इंश्योर हो, उसको आर्टिकल 19 इंश्योर हो। आर्टिकल 19 के अंदर क्या क्या आता है, आर्टिकल 19 के अंदर आता है आपका आर्टिकल 19 एज इट इज, इसको याद रखना है। आर्टिकल 19 पहला क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपके पास क्या है, आपके पास अधिकार है, आप अपना एक्सप्रेशन और स्पीच क्या कर सकते हो, आपको एक्सप्रेशन और स्पीच का फ्रीडम है। उसके बाद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या कहता है, राइट टू असेंबल पीसफुल्ली। आप क्या हो सकते हो, आप कहीं पर भी पीसफुल्ली असेंबल हो सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी क्या कहता है,
फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। आपके पास फ्रीडम है कि आप क्या करो, एसोसिएशंस बनाओ, आप क्या करो, आप यूनियंस बनाओ, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी क्या कहता है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी इंडिया का टेरिटरी है आप उसमें फ्रीली मूव कर सकते हो। आपको ना तो कोई वीज़ा मिलेगा, ना तो आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत है, ना आपको कोई पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना आपको कोई टोकने वाला है। मीन्स आप क्या कर सकते हो, इंडिया के टेरिटरी में क्या कर सकते हो, आप फ्रीली घूम सकते हो। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ये क्या कहता है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। मीन्स क्या कर सकते हो, आप कहीं पर भी सेटल हो सकते हो, देश के किसी भी कोने में आप क्या हो सकते हो, सेटल हो सकते हो। अब देखिए ई के बाद क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, एफ नहीं है। उसके बाद क्या आ गया, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। इसका मतलब क्या है कि एफ क्या कर दिया गया, पहले था लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब उसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में क्या है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। आपके पास कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए फ्रीडम है। आप कोई भी ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कोई भी बिजनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। ये आर्टिकल 19(1) जी कहता है। ठीक है। ये 4-5 ये जो 5-6 आर्टिकल्स है ये आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है। नोट में देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। कब, बाय 44th अमेंडमेंट 1978। राइट टू, देखिए आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, इसको क्या, ये था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या कर दिया गया, इसको डिलीट कर दिया गया। इनिशियली दिस प्रोविजन प्रोवाइडेड द राइट टू एक्वायर लैंड। शुरुआत में क्या था, ये प्रोविजन क्या करता था कि आपको लैंड को आप एक्वायर कर सकते हैं और एंड होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी, या तो आप उसको होल्ड करें या उसको डिस्पोज करें। अकॉर्डिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यही सारी चीज़ें आ रही थी कि आप लैंड को क्या करते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उसको डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है। हाउएवर इट वाज रिमूव्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 1978 में जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू क्या कर दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया। एंड नाउ ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। लेकिन अभी ये एक लीगल राइट्स है आर्टिकल 300A के अकॉर्डिंग। अब आते हैं हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर फ्रीडम का क्या मतलब है। हियर द वर्ड फ्रीडम सिग्निफाइज दैट एन इंडिविजुअल इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। एक इंडिविजुअल क्या है, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन से बिल्कुल भी फ्री है। मीन्स वाइल इंजॉइंग देयर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मीन्स जब वो इंजॉय कर रहा है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वो क्या है, वो गवर्नमेंट के थ्रू से बिल्कुल ही फ्री है। मीन्स वो क्या है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कर रहा है, फ्रीडम अच्छी तरीके से, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या करता है, वो अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहा है। द टर्म फ्रीडम इंश्योर्स दैट द सिटीजन्स कैन चूज द स्पीच, एक्सप्रेशन और इंगेज इन एक्टिविटीज ऑफ देयर ओन चॉइस विच इंश्योर्स देयर पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ। मीन्स कहने का मतलब है, फ्रीडम का क्या मतलब है, दैट दिस टर्म फ्रीडम इंश्योर दैट सिटीजन्स कैन चूज द फ्रीडम स्पीच, एक्सप्रेशन और इंगेज इन एक्टिविटीज। क्या कहने का मतलब है, फ्रीडम का क्या मतलब है, फ्रीडम का मतलब है ये टर्म ये इंश्योर करता है कि सिटीजन्स कैन चूज द स्पीच, एक्सप्रेशन। सिटीजन्स क्या चूज कर सकता है, स्पीच चूज कर सकता है, अपना एक्सप्रेशन चूज कर सकता है वो, और किसी भी चीज़ों में इंगेज हो सकता है अपने लाइफ में, अपने लाइफ को इंश्योर करने के लिए, चाहे वो पर्सनल हो या सोसाइटल ग्रोथ के लिए, उसके लिए बेनिफिट हो। मतलब आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। ना तो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है और ना ही क्या करेगा, ना तो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है और ना ही उनको कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अब आते हैं हम लोग फ्रीडम और आपका लिबर्टी के ऊपर क्या डिफरेंस है। फ्रीडम का मतलब है एब्सोल्यूट एबिलिटी टू थिंक और एक्ट। मीन्स आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वेयर इज लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन। मीन्स जहाँ पर लिबर्टी में क्या आएगा, रेस्ट्रिक्शन आएगा,
लेकिन कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन आएगा, ठीक है। फ्रीडम इज अनरेस्ट्रिक्टेड, फ्रीडम अनरेस्ट्रिक्टेड है, फ्रीडम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कंडीशन लेस है। भाई लिबर्टी इज रेगुलेटेड विथ कंडीशन, जहाँ पर कि लिबर्टी को क्या करते हैं, कंडीशंस के साथ रेगुलेट करते हैं, लिबर्टी को क्या करते हैं, कंडीशंस के साथ रेगुलेट करते हैं। यही डिफरेंस है आपका फ्रीडम और लिबर्टी में। फ्रीडम है कि कंडीशन लेस है, या फिर रेस्ट्रिक्शन अनरेस्ट्रिक्टेड है, मीन्स आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी करो। लेकिन लिबर्टी क्या है, लिबर्टी कुछ रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू आते हैं या कुछ कंडीशंस के थ्रू आते हैं। ये हो गया आपका आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 और आर्टिकल 19। आर्टिकल 17 क्या कह रहा था, आर्टिकल 17 कह रहा था आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। आर्टिकल 18 क्या कह रहा था, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आपको क्या करना है, आप आर्टिकल 18 क्या कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, टाइटल्स को रिमूव करना होगा आपको। मीन्स इससे क्या होगा, इससे क्या होता था, इससे सोसाइटी में क्या होता था, सोसाइटी में एक इनइक्वालिटीज़ की भावना आती थी, ठीक है, इसलिए इसको रिमूव करना ज़रूरी था, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट है और आर्टिकल 19 के जो भी चीज़ें बच गई है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।